हेलो एंड वेलकम, सभी का स्वागत है आप सभी का आई वाला यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट के जो 43 डेज आपके एग्जामिनेशन के बचे हैं तो उसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। चाहे आप जेआरएफ की हम बात करें, चाहे हम बात करें एसआरएफ की, आपका इन जनरल हम डिस्कस करेंगे कि आपको लास्ट में किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और क्या क्या सावधानियां रखनी है ताकि आप घबराए ना और आप अच्छा रिजल्ट लेके आए। जो मेहनत आपने की है वो मेहनत पानी में ना चली जाए, उसके लिए बहुत संयम से इस वीडियो को अंत तक देखना, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। ओके, हमारे साथ है आकांक्षा मैम, जिनकी फिलहाल हाल ही में जो इनका पीएचडी में आईआरआई में एडमिशन हुआ है, तो ये और आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएगी। करंट इनको नॉलेज है कि लास्ट में इन्होंने क्या किया था, किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की कि ये आईआरआई जो है वो पहुंच गए। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं मैम कि लास्ट के अंदर सबसे जो डाउट होता है ना स्टूडेंट का, वो होता है रिवीजन को लेकर। उसको लगता है मैं ये बुक भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं, मैंने तो ये भी पढ़ा था, अब मैं इसको कैसे रिवाइज करूं, मैं तो बहुत धीरे पढ़ रहा हूँ, मैं तो बहुत कंफ्यूजन में हूँ, मेरा दोस्त ने तो वो बुक 3 बार कर ली, मैं तो 2 ही बार पढ़ा हूँ। तो इन चीजों से कैसे बचे और क्या लास्ट में रिवीजन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जी, जी सर। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जब आपके पास बहुत कम टाइम, जैसे अभी सिर्फ 43 डेज बचे हैं, तो अभी टाइम बहुत कम है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर किसी ने अभी तक ज़रा भी नहीं पढ़ा है, तो अब थोड़ा-सा कमर कस ले अपनी, और सबसे पहले अपने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको देखें। किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, तो सबसे पहले आपका मेजर फोकस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बाकी चीज़ों पर टाइम वेस्ट करने का पास अभी आपके पास ज़रा भी टाइम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले पीवाईक्यूज का एनालिसिस करें, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपना ज़रा भी टाइम ना वेस्ट करते हुए उनके एक बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं है, बट शॉर्ट 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 नोट्स बनाइए, मेमोरी फ्रेम्स, और कुछ पेजेस के, जैसे सपोज करो अगर 800 पेज की बुक है तो हार्डली 40 to 50 डेज में उनको क्रिस्प करिए। तो इस वक्त आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो करना है रिवीजन के ऊपर। तो इस वक्त आपको रिवीजन मल्टीपल कैसे रिवीजन करे, करनी है। रिवीजन तो करना है, ये तो उनको भी पता है मैडम। रिवीजन तो करना है बट वो कंफ्यूज है कि रिवीजन कैसे करें। मतलब क्या जितना भी उन्होंने सभी जो बुक्स है ना, जितनी भी बुक्स उन्होंने पढ़ी है, तो क्या सभी बुक को वापस से कवर करे, या फिर जैसे कुछ हर एक सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, चाहे हम प्लांट साइंस की बात करें, एग्रोनॉमी की बात करें, सोयल साइंस की, तो उसमें एक एक दो दो बुक ऐसी है जिसके अंदर पूरा कंप्लीट जी कंटेंट है। सर। तो उन बुक्स की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर जो बुक उन्होंने कंप्लीट, जैसे आप हम बात कर लेते हैं एग्रोनॉमी के लिए रेडी एंड रेडी, तो कंप्लीट जो क्या है, जैसे रेडी एंड रेडी को पढ़ना चाहिए नहीं, जैसे बीडी सिंह आपकी बात करें जी प्लांट सर। साइंस की, तो क्या बीडी सिंह को कंप्लीट दोबारा से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत टाइम कवर करती है ना हमारा। जी सर, एग्जैक्टली सारी बुक्स हम नहीं पढ़ सकते हैं, पर जो हमारी मेन बुक्स हैं, जैसे रेडी एंड रेडी आपने बताया, और प्लांट साइंस से जैसे पीडी सिंह रहती है फॉर जेआरएफ, तो उन बुक्स में हमें उन टॉपिक्स को ही अभी पढ़ना है जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, और जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम इस वक्त इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं दूसरों को देख के, स्पेशली उन्होंने ये पढ़ लिया है, वो पढ़ लिया है, इतनी प्रिपरेशन कर ली है। अभी आप सिर्फ वो बुक चैप्टर्स पढ़िए जो ऑलरेडी सिलेबस में दे रखे हैं। स्टिक टू द सिलेबस ओनली, क्योंकि बाहर से क्वेश्चंस नॉर्मली नहीं आते हैं, और आएंगे भी तो वो सबके लिए नए होंगे। तो उसमें आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़िए, और जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं सिर्फ उन्हीं को ही पढ़िए, और वही बुक्स अभी एंड मोमेंट पे वही बुक्स को टच करिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकियों को अभी साइड रख दीजिए। जैसे न्यू बुक को लेके एक होता है कि लास्ट में किसी ने बता दी कि मैंने ये बुक पढ़ ली, तो क्या अब उस न्यू बुक को उनको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए मैडम। सर, अगर तो वो न्यू बुक ऐसी है कि हर तीसरा बंदा कह रहा है कि उससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और वो है भी बहुत, जैसे सपोज करिए, मतलब जैसे वन लाइनर टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप वो बुक दे रखी है, जैसे 150 पेजेस की, तब तो ठीक है। अगर वो बुक बहुत बड़ी है, बहुत बल्कि है, और आपने उसको कभी भी नहीं देखा है, कुछ उसका कंटेंट बिल्कुल न्यू है, तो इस मोमेंट पे उसको टच करना आई थिंक बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि उससे ना ही, मतलब एक तो आप जो आपको पहले पढ़ा है आप वो भी भूल जाएंगे, क्योंकि आप उस पर टाइम नहीं दे पाएंगे। दूसरा, आपको बहुत पैनिक भी पड़ सकता है इन मोमेंट पे, कि अच्छा हमें ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, तो जो पहले वाली चीज़ें हमें वो भी भूल जाती हैं, तो इस पे रिस्क मत लीजिए। और दूसरा, एक और टिप जो मैं रिकमेंड करूंगी वो ये है कि एंड मोमेंट पे एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव्स मैक्सिमम ट्राई कीजिए, क्योंकि कभी बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ था, कि एंड में जो जो मैंने मॉक टेस्ट वगैरह ट्राई किए, वो एंड में उनसे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप रहती है लास्ट के कुछ दिनों के तो लिए। मैं भी ये आपको बोलना चाहूंगा, जैसे मैम ने बोला बेटा लास्ट में बुक नहीं उठानी है, नई बुक बिल्कुल भी नहीं उठानी है, चाहे आपका दोस्त कितना ही बोलता हो उसने पढ़ ली, कोई बात नहीं, उसको ऐसे बोल दो भाई तू ज्यादा नंबर लिया ना, बस ये भी बोल के आगे बढ़ जाओ। फालतू ऐसे आप किसी की भी बात में आओगे ना, तो आप उलझ के रह जाओगे वहीं पे। जो अब तक आपने कवर कर लिया उसको दोबारा देख लो बस।
एक और मैं रिवीजन को लेकर मैं आपको बात बताना चाहूंगा। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर 2 बार पढ़ना चाहिए या 3 बार कोई भी बुक को हम रिवीजन करते हैं, तो अब लास्ट में हमें 2 बार रिवीजन करना चाहिए या 3 बार, कोई भी बुक की अगर हम बात करें तो 2 बार करना चाहिए या 3 बार, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। जो पढ़ने वाला है ना, जो अच्छे से याद करने वाला, वो तो एक बार में भी कर लेता है। रिवीजन कभी भी आपको ये नहीं बोलता है कि आप 5 बार एग्जाम में पढ़ के आओगे तो ही क्वेश्चन सही करोगे। आप 5 बार पढ़ के जाके भी आप क्वेश्चन गलत कर सकते हो एग्जाम में बेटा। वो डिपेंड करता है आपने उसको कैसे पढ़ा है पहली बार। अगर आपने पहली बार कंसेप्ट को समझा है ना, तो वो फिर आपका क्लियर है, वहां से क्वेश्चन आपका ठीक होगा। अगर आपने पहली बार पढ़ते समय लापरवाही की है ना, अब नहीं हो सकता उसका कुछ, उसको 5 बार पढ़ लेता है, 6 बार, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा, ऐसा दिमाग में मत बनाइए, आप अपने माइंडसेट को ऐसा मत बना दीजिए कि 3 बार रिवाइज करना है, 4 बार रिवाइज करना है। कोई बोल रहा है मैं तो इस बुक को 3 बार पढ़ूंगा, कुछ लिमिट्स मत बनाइए। अगर आपकी लिमिट्स पूरी नहीं हुई ना, मान लो आपने कुछ भी लिमिट सेट कर ली, ठीक है, आपने बोल दिया कि मेरे को तो जो ये बुक है ना, लास्ट के टाइम पे ये बुक मेरे को केवल 3 दिन में कवर करनी है। अब आपने क्या किया, लिमिट सेट कर दी, कब कब कवर करनी है, 3 दिन में। अब वो आपसे 3 दिन में अगर नहीं कवर हुई तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी बेटा लास्ट के अंदर। आप सोचोगे मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगोगे, आप लो कॉन्फिडेंस फील करने लगोगे। और बेटा ये लड़ाई केवल पढ़ने की नहीं है, ये लड़ाई है कॉन्फिडेंस की। ये लड़ाई है कि आप लास्ट के दिन तक अपने आप में कैसे कॉन्फिडेंस बनाए रखते हो, कैसे संयम बनाए रखते हो, पेशेंस बोलते हैं ना, वो आप किस प्रकार से बनाए रखते हो, ये उसकी लड़ाई है। तो पेशेंस बनाए रखो, कूल रहो। अब आ गया असली काम, अब कूल रहने का समय आ गया, अब घबराने का नहीं आया। क्योंकि जब फॉर्म आते हैं ना, मेरे को पता है कि मोस्टली जो स्टूडेंट है ना वो घबरा जाते हैं, और अब भाई जल्दी जल्दी पढ़ो, ऐसे नहीं, पेशेंस रखो यार। पहले जितना पढ़ रहे थे उतना पढ़ो, कूल रहो, चिल मारो। 1-2 घंटा जो आपकी हॉबी है उसको दो, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि दिन रात लगे पड़े हो, नींद आ नहीं रही है, कब उठ रहे हो कब सो रहे हो पता नहीं है, तबीयत बिगड़ जाएगी, हालत खराब हो जाएगी लास्ट के अंदर। ठीक है, तो जितना पढ़ लिया आपने अच्छा पढ़ा है, आप 1 साल से तैयारी कर रहे हो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो यार। आप अगर बिना रिवीजन करके भी जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप अच्छा करके आओगे, अगर कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। ठीक है, तो रिवीजन की मैम हमने बात कर ली। उसके अलावा एमसीक्यू कैसे सोल्व करें, जैसे एक होता है ना कि मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाए, या क्या मतलब किस प्रकार से मॉक टेस्ट का? सर मॉक टेस्ट लगानी चाहिए, एंड मोमेंट में मॉक टेस्ट बहुत काम आते हैं। उससे कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो हम कवर नहीं कर पाए होंगे, तो वो मॉक टेस्ट के थ्रू हमें पता लगता है अच्छा इस तरह से भी ऐसा भी कुछ होता है। तो हम उनके बारे में भी, अगर मॉक टेस्ट में कोई एक ऐसी चीज आ रही है जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आप उन टॉपिक्स को फिर पढ़िए, उससे आपके नई चीजें भी कवर होंगी, लेकिन बहुत ज्यादा। और दूसरी एक और चीज है कि एंड में मॉक टेस्ट से कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, जो मेरे साथ भी हो रहा था, और मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा। बट ऐसा नहीं है, उससे आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, क्योंकि मॉक टेस्ट को जानबूझ के उनका डिफिकल्टी लेवल जो है वो हाई रखा जाता है, ताकि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग उसको मतलब देखें, ताकि कोई ना लाइट नहीं लगने ले कि ये ऐसे ही है, हो जाएगा। ताकि ऐसा ना हो कि बच्चे में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, इसलिए एमसीक्यूज का जो लेवल है वो बहुत हाँ, ज्यादा हाई एमसीक्यूज का रखा हमेशा जाता लेवल है। ज्यादा भी होता है। मैं फिर जी। बता रहा हूँ कि कई बार क्वेश्चन जो है हम जो बनाते हैं वो जेआरएफ जो बच्चे देखे आते हैं ना, उनसे ही मोस्टली जो भी इंस्टीट्यूट वाले हैं वो सेट करवाते हैं पेपर। तो उन बच्चों की इतनी स्पेशलाइजेशन नहीं होता है यार। वहाँ पे जो एग्जामिनर है जो पेपर सेट करेगा वो 40 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, टीचिंग का और एक्सपीरियंस का पेपर सेट करने का। यहाँ पे बच्चा आ रहा है वो 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। तो आप इतना घबराना नहीं है, क्या ही दे दिया क्वेश्चन ये फाड़ जैसा, उधर तो आ रहा नहीं है। पीवाईक्यूज का एनालिसिस करो, अगर आप पढ़ रहे हो और पीवाईक्यू सोल्व नहीं हो रहे तो वो फिर दिक्कत की बात है। पर आपने पढ़ा है और आप पीवाईक्यू सोल्व कर पा रहे हो ना, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, फिर इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हो। अब जरूरत है केवल आपको पेशेंस रखने की। ठीक है, आराम से आप जो भी कर रहे हो वो करते रहिए, एमसीक्यू सोल्व कीजिए अच्छे से। जो बुक्स आपकी उनको रिवाइज कीजिए, लिमिट सेट मत कीजिए, मैं फिर बता रहा हूँ। लिमिट अगर आपने सेट कर दिया ना, तो आप ना, आप उस तरह हो जाओगे जो अपना, जो कुएं का मेंढक होता है ना, मतलब हमने क्या है लिमिट दायरा बना दिया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए दायरा मत बनाओ कि मेरे को ऐसे ही करना है ऐसे करना है। चिल रहो, आराम से अच्छे से आप तैयारी करो और खुद पे विश्वास रखो, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो आपको लास्ट दिन तक लड़ना है। आपको जो ये लड़ाई है वो 3 जुलाई तक लड़नी है आपको। 3 जुलाई को जब आप पेपर दे के आओगे ना, 12 या 1 बजे आप फ्री होगे, 2 बजे, तब जाके ये हमारी जंग खत्म होगी। वो भी जंग खत्म नहीं होगी, एक जंग खत्म होगी फिर दूसरी जंग चालू हो जाएगी। ये तो जिंदगी ऐसे ही जंग चलती रहती है यहाँ तो। ठीक है, तो ऐसे मत सोचो कि यही एक एग्जाम है। अरे यार जिंदगी में बहुत एग्जाम देने हैं, मतलब लाइफ में डेली आप एग्जाम दे रहे हो, वो बड़ी है एग्जाम। तो ये तो क्या एक परीक्षा ही तो है ना यार। आपने 1 साल तैयारी की और एग्जाम दे के आ गए, उसको इतना ही समझो, उसको इतना इमोशनली मत बनाओ कि मैंने तैयारी कर रहा हूँ मैं 1 साल से, मेरी तो रैंक फर्स्ट आनी चाहिए। ऐसे टारगेट में मत बनाओ। दूसरे ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो आपको चढ़ाते हैं, जो आपके साथ रहते हैं लेकिन आप की वो नहीं चाहते कि आप अच्छा रिजल्ट आओ। वो हमेशा बताऊं क्या बोलेंगे,
यार तेरी तो रैंक आएगी, तेरी तो तू IRI जाएगा, एज ए ग्रेटिट्यूड उसको लो कि हाँ मैं जाऊंगा, इनको लग रहा है कि मैं जाऊंगा, लेकिन उसको दिमाग में मत चढ़ाओ। अगर वो दिमाग में चढ़ गया ना कि मेरी तो रैंक आनी चाहिए, क्योंकि बोलते हैं आप अगर अच्छी मेहनत कर रहे हो ना तो ताने भी देते हैं लोग, यानी हम देखेंगे देखे तेरा JRF क्लियर होता है नहीं होता है। उसको एज ए पॉजिटिव लो कि मैं इनको जो है मेरे को करके दिखाना है, बट उसका मतलब ये नहीं कि उससे आपका नुकसान हो। उसमें प्रेशर नुकसान, नहीं लेना हाँ, है, नुकसान नहीं प्रेशर होना नहीं चाहिए लेना। उसका। मतलब बच्चे क्या है कि ऐसे ले लेते हैं कि उस चीज का कि यार इसने बोल दिया मेरी रैंक आनी चाहिए, नहीं तो रैंक नहीं आई तो मेरी तो बदनामी होगी। अरे उसको दिमाग में मत चढ़ा भाई, दिमाग में चढ़ा लेगा तो तेरे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आराम से कूल रहो, चिल रहो, क्योंकि ये एग्जाम केवल पढ़ने की नहीं होती है। मैं फिर बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, हमेशा बताता हूँ, मैं खुद ये बोलता हूँ कि जो आपका 100% जो आपका रिजल्ट आएगा वो डिपेंड करता है किस पे, वो डिपेंड करता है, हम बोल सकते हैं कि 60% रोल मान लो आप, ठीक है, 60% रोल आपका स्टडी का है, ठीक है, प्लस हम बोल सकते हैं जो आपका माइंड सेट है एग्जाम से 2 दिन पहले और 1 महीने पहले, 1 महीने पहले का हम बोल सकते हैं 10% कंट्रीब्यूशन है, एग्जाम से 2 दिन पहले का कंट्रीब्यूशन है हमारा वो 10% है, और बेटा 20% कंट्रीब्यूशन हम बोल सकते हैं एग्जाम के टाइम पे आपका क्या माइंड सेट है। तो ये जो है ना, ये इस 40% को अपने कंट्रोल में रखो। इस 40% को जो जीतता है ना, रैंक उसी की आती है। ये 40% में जो आगे निकलेगा ना, वो कंपटीशन में आगे निकलेगा। ये 60% तो सभी कर रहे हैं, बुक्स तो भाई सभी पढ़ रहे हैं, फिर सबकी रैंक क्यों नहीं आती? डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? डिफरेंस यहीं पे तो क्रिएट हो रहा है ना, वो माइंडसेट, वो माइंडसेट आपको बनाना है। ये माइंडसेट बनाने का टाइम आ गया। तो सिर्फ माइंडसेट बनाने पे काम ध्यान दो, कूल रखो अपने आप को, और जो करते आ रहे हो वो प्रैक्टिस करो। ओके मैम, कुछ सर एडिशनल एक टिप? और चीज मैं हाँ बोलना चाहूंगी, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम ना बहुत अनरियलिस्टिक गोल्स रख लेते हैं, हाँ, स्पेशली भी बहुत कम दिन है 43 डेज, तो ये हमें लगेगा पैनिक होता है, ऑब्वियसली सबको होता है, पर एंड में हम सोचेंगे अच्छा एक दिन में मैं ये भी पढ़ लूंगी, ये भी पढ़ लूंगी, ये भी पढ़ लूंगी। हाँ, बट हमें वो देखना है कि हम कितना कर सकते हैं, उसको एक प्रॉपर उसमें बांटिए, 43 डेज को हर एक उसका एक डे को बांटिए कि इसमें यही करना है, क्योंकि जब हम एक प्रॉपर मतलब अजीब से अनरियलिस्टिक गोल्स बना लेंगे कि हम इतना कर लेंगे, हाँ, बट रियलिस्टिक एक्चुअल गोल में बनाओ। शाम को क्या होता है कि जब देखते हैं पूरा दिन बीत जाता है, तो रात को सोने से पहले जब हम देखते हैं कि हम इसका आधा भी नहीं कर पाए, उससे सिर्फ और सिर्फ प्रेशर क्रिएट होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको और डिमोरलाइज करता जाएगा। तो उस तरह से गोल्स बनाइए जो अचीवेबल भी हो हर दिन के हिसाब से। और मैं यही बोलूंगी मोस्टली कि अभी तो सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं आप उन्हें ही फोकस करें। हाँ, आप जो भी एग्जाम चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, उन्हीं चीजों पे आप फोकस करो और रिवाइज करो, अपने आप को कूल रखो, अपने दोस्तों से बात करो, डिस्कस करो चीजों को ज्यादा से ज्यादा। और यही है, मतलब किसी के लिए नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि उसका भी रिजल्ट का फर्क पड़ता है भाई। अगर दूसरे का बुरा चाहते हो ना, तो आपका बुरा जरूर होगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि जो भी आपका सिलेबस है, एक बार डेली सिलेबस को उठा के देखो सुबह सुबह, और सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने उठा लिया मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स, तो तुरंत दिमाग में दो क्या क्या बोला था मेंडल ने, पूरी दिमाग में चलनी चाहिए। मेंडल ने कौन कौन से 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम किया था, मेंडल ने कब काम किया था, मेंडल कब जन्मा था, मेंडल कब मरा था, दिमाग में तुरंत आनी चाहिए वो चीजें। अगर आ रही है इसका मतलब आप सही जा रहे हो। सेल बायोलॉजी का नाम आते हैं आपके दिमाग में, पूरे ऑर्गेनेल्स जो भी है हमारे वो चलने चाहिए जो भी है। उसके अलावा माइटोसिस का नाम आते हैं आपके दिमाग में चलना चाहिए, माइटोसिस कैसे होता है, वो होता है रिवीजन। तो अब दिमाग में रिवाइज करने का टाइम है, बुक से तो फिर करना ही, अगर नहीं समझ में आता है तुरंत जाके बुक से कर लो, ठीक है। और आराम से चिल मारो और अच्छे से करो, हो जाएगा सब। किया है मेहनत तो खुद पे विश्वास रखो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।